नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार और स्वागत है आप सभी का बीपीएससी वाला पे। दोस्तों नए वर्ष 2026 की आप सबों को ढेर सारी बधाई। नया वर्ष आप सबों के जीवन में मंगल कामना लेकर के आए। यह वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। अपने अपने पेरेंट्स को मेरा प्रणाम कहिएगा और कहिएगा कि जिस प्रकार से वर्ष 2025 में उन्होंने अपना आशीर्वाद आपकी तरह मुझ पर भी बनाए रखा है, उसी तरह से वर्ष 2026 में भी उनका प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। आप लोगों के लिए इस वर्ष में यही दुआ करूँगा ईश्वर से कि आप सब जो है अपने-अपने जीवन में जो कुछ भी सपने देख रहे हैं, जो कुछ भी मुकाम हासिल करना चाह रहे हैं, वो आपको 2026 में हासिल हो। आप 2026 में उस मुकाम तक पहुँचे। साथियों न्यू ईयर ऑफर भी आपके लिए लाइव है, तो जो बच्चे सब्सक्रिप्शन भी परचेज करना चाहते हैं वो डिस्काउंटेड कोर्स के साथ सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन की और इसमें हमारा डेली करंट अफेयर्स 1 जनवरी 2026 का बड़ा खास रहने जा रहा है। शुरुआत करते हैं निबंध उपयोगी जो हमारे उद्धरण है उसके साथ में। कहा जाता है कि किसी के अज्ञान की सीमा को जानना ही वास्तविक ज्ञान है। अगर आप किसी के अज्ञानता की सीमा को जान रहे हैं तो वही क्या है भाई, वास्तविक ज्ञान के रूप में आपके सामने प्रदर्शित होगा। ये हमें ज़रूर ध्यान रखना है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट हमारे पास सेगमेंट बन करके आता है, इसको हमें लेकर के चलना है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे जो टॉपिक आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, आज हमारे टॉपिक में होगा बिहार स्पेशल में हमारे पास 5 न्यूज़ है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में 5 न्यूज़ है। बिहार स्पेशल में पहला न्यूज़ हमारे पास है कि कैमूर जो है विल बिकम बिहार सेकेंड टाइगर रिजर्व। दूसरा हमारे पास है बोट राइड फैसिलिटी ओपन एट बिहार खड़गपुर लेक, बिहार के खड़गपुर झील में नौका विहार सुविधा। तीसरा है राम जानकी कॉरिडोर जो कि अयोध्या जनकपुर कॉरिडोर के नाम से जाना जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम बिहार एमर्ज एज टॉप डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन टूरिस्ट। 2024 में जो है बिहार फॉरेन टूरिस्ट के मामले में टॉप डेस्टिनेशन के तौर पर देखा गया है। नेशनल इंटरनेशनल में हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें बात करेंगे जो कि बिहार से भी जुड़ा हुआ है और नेशनल इंटरनेशनल से भी है। बिहार का पहला पीएम एकता मॉल, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारे पास है एनालिसिस ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन 2025, पाथ जेन सॉफ्टवेयर फॉर फास्ट ट्रैकिंग ड्रग डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे। साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप पर बात करेंगे। क्वाड के बारे में हमारी बात होगी और वर्ल्ड मैपिंग में आज हम लोग बात करेंगे साथियों डेनमार्क की। इसके बाद न्यूज इन शॉर्ट के साथ हम अपने सेशन को ख़त्म करेंगे। साथियों सबसे बड़ी बात है क्या कि आज आपको नए साल में एक क्लास स्टार्ट जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें आपको देख पा रहे हो कि मेरा वीडियो आपके सामने नहीं चल पा रहा है। साथियों बस इसका कारण ये है कि मेरे पास फ़िलहाल अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ, पटना से अपने स्टूडियोज़ के जो प्लेस है उससे थोड़ा बाहर हूँ और मेरे पास स्टूडियो की फैसिलिटी अवेलेबल उस तरह से नहीं हो पा रही कि मैं लाइव आ पाऊँ। बट फिर भी आपसे प्रॉमिस था कि हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे, इस कारण से क्लासेस आपकी कंटिन्यूटी के साथ चल रही हैं। ठीक है, तो फिर कल से हम लोग उसी लाइव लेक्चर के साथ स्टार्ट कर लेंगे अपने सेशन को। अब हम लोग इसमें जो हम लोग देखने जा रहे हैं, जो हमारे टॉपिक में इम्पोर्टेंट जो अब सेगमेंट्स बनने जा रहे हैं, क्वेश्चंस हमारे पास है कि अंडर द बिहार गवर्नमेंट न्यू इनिशिएटिव टू इम्प्रूव एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज इन रूरल एरियाज ट्रेंड जीविका मेंबर्स आर डेजिग्नेटेड एज व्हाट। जो कल हमने देखा था पढ़ा था उसमें जो हम लोगों ने पढ़ाया है प्रीवियस क्लास का जो भी रिवीजन है इसमें हम लोग कर रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की पहुंच में सुधार लाने के लिए बिहार सरकार की नई पहल के तहत प्रशिक्षित जीविका सदस्यों को किस रूप में नामित किया गया। तो आपको पता है साथियों, डिजिटल दीदी के रूप में और सक्षम दीदी के रूप में, यानी मोर देन वन ऑफ द एबव जो है इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट हमारे पास बनेगा और यहाँ से फिर हम लोग देखें आगे जा करके तो हमारे पास अगला जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी आभा के माध्यम से ओपीडी पंजीकरण में देश में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है। कमेंट बॉक्स में आप लोग आराम से उत्तर दे दें। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हमारे पास बिहार विल बी द राइट आंसर होगा। बिहार को ही क्या मिला है भाई, आभा के माध्यम से ओपीडी पंजीकरण में बिहार ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग आगे अगर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास था कि गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी।
सही स्टेटमेंट था ये हमारे पास। भारत में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 2025 में मामूली रूप से बढ़कर 448.52 BCM हो गया, यह भी सही था। यानी हमारे पास जो दोनों ऑप्शन हमारे सही थे, स्टेटमेंट सही थे, तो उपरोक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में लगभग कितने मूल्य के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता स्वीकृति प्रदान की है? 50,000 करोड़, 65,000 करोड़, 79,000 करोड़ और 90,000 करोड़। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा 79,000 करोड़। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं, पांचवा जो क्वेश्चन था कि सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। REPM योजना भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 7280 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से NDFAB प्रकार के सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट का घरेलू निर्माण स्थापित करना है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा क्या है भाई? सही है। दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे पास सही है, यानी सी विल बी द राइट आंसर, बोथ 1 and 2। इसके बाद साथियों हम अगर अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि DRDO ने पिनाका लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट का पहला परीक्षण कहाँ किया? पोखरण में, चांदीपुर में, अहमदनगर में, तिरुवनंतपुरम में। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? चांदीपुर रेंज, उड़ीसा से, है ना। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखें अगले अपने टॉपिक में, भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया भारत के 100% निर्यातों को शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। शुल्क मुक्त पहुंच के अंतर्गत प्रमुख लाभार्थी क्षेत्रों में वस्त्र, चमड़ा और आभूषण शामिल हैं। तो कई सारे बच्चे कल इसमें कंफ्यूज हो चुके थे, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही है, यानी सी विल बी द राइट आंसर। इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें, आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय हथियार डेटाबेस के रूप में कौन सी पहल शुरू की गई है? अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क, खोए, लूटे और बरामद आग्नेयास्त्रों का डेटाबेस, राष्ट्रीय शस्त्र रजिस्ट्री और एकीकृत सुरक्षा हथियार प्रणाली। तो राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? लॉस्ट, लूटेड एंड रिकवर्ड फायर आर्म जो डेटाबेस है वो बनाया गया है, यानी बी विल बी द राइट आंसर। इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी था। इसके बाद जो है हमारे पास जो अगला प्रश्न था वह था 9 नंबर प्रश्न कि INSV कौंडिन्य ने किस बंदरगाह से मस्कट के लिए अपनी पहली विदेशी यात्रा शुरू की? तो इसका राइट आंसर साथियों सी हमारे पास था, पोरबंदर, है ना। पोरबंदर से ओमान के मस्कट तक की यात्रा INSV कौंडिन्य ने की है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने दोहा में 2025 फीडे रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हमारे पास होगा बी, कोनेरू हम्पी और अर्जुन एरिगैसी की जोड़ी ने जो है अलग अलग मुकाबलों में, जैसे कोनेरू हम्पी ने महिला मुकाबले में और अर्जुन एरिगैसी ने जो है पुरुष मुकाबले में कांस्य पदक जीता है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें अपने सेशन में, तो अब जो है एक आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन, जो 71वां BPSC मेंस बच्चे क्वालिफाई लिखने जा रहे हैं उनके लिए मेंस टेस्ट सीरीज भी मिल रही है और उसके साथ साथ सफलता 2.0 बैच का एक्सेस भी है। तो जिनको ज्वाइन करना होगा इस बैच को वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं बिहार स्पेशल जो हम लोग का सीरीज है उसके साथ में। तो सबसे पहला जो न्यूज हमारे पास है, हालांकि इस पर मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि बिहार में जो दूसरा जो टाइगर रिजर्व है वो कैमूर में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है भाई? कैमूर में, यानी कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेट फॉर टाइगर रिजर्व स्टेटस आफ्टर नोट फ्रॉम बिहार फॉरेस्ट मिनिस्टर। यानी हाल ही में बिहार सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसे अब अंतिम मंजूरी के लिए NTCA के पास भेजा गया है। यानी राष्ट्रीय जो बाघ संरक्षण प्राधिकरण है उसके पास अब भेजा यह जाने वाला है, ये ध्यान में रखिएगा भाई। ये दूसरा टाइगर रिजर्व होगा, क्योंकि आपको पता है कि बिहार का जो पहला टाइगर रिजर्व है वह VTR है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नाम से जिसे हम जानते हैं VTR, वह पहला टाइगर रिजर्व है और कैमूर जो है वह दूसरे टाइगर रिजर्व के तौर पर स्थापित होने जा रहा है। इसके बाद देखा जाए कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं भाई। कैमूर जो है बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य 1979 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर इसकी स्थापना हुई थी।
कैमूर और रोहतास जिले के हिस्से में ये पड़ता है। कैमूर और रोहतास दोनों में ध्यान रखना है। अगर इसकी ज्योग्राफिकल अगर हम लोग बात करें पोजीशन की, तो कैमूर पर्वतमाला में स्थित है। कैमूर पठार और रोहतास पठार के कुछ हिस्सों को ये कवर कर रहा है। अगर सांस्कृतिक और पुरातात्विक महत्व की बात करते हैं, तो अभ्यारण्य क्षेत्र जो है एक विरासत स्थल है, एक हेरिटेज साइट भी है। इसमें शामिल हमारे पास है प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स, मेगालिथिक स्ट्रक्चर शामिल है, फॉसिल साइट शामिल है, और इसमें हिस्टोरिक फोर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं, रोहतासगढ़ फोर्ट और शेरगढ़ फोर्ट, ये सब यहाँ पर मौजूद है। तो इसको लेकर के भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। देन अगर हम लोग बात करते हैं आगे कि बाघ अभ्यारण्य के बारे में, देखो भाई बाघ अभ्यारण्य क्या है। आपको पता है कि बाघों के सुरक्षा के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है वर्ष 1973 में बाघ प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, और उसी के अंतर्गत जो है बाघ अभ्यारण्य को एक संरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाता है। इसमें क्या रहता है भाई, कोर एरियाज होता है जो क्रिटिकली हैबिटेट होता है, इनवाइलेबल होता है, नो टूरिज्म और कमर्शियल एक्टिविटी, यहाँ पर कोई भी जो है पर्यटन या वाणिज्यिक गतिविधि नहीं की जा सकती है। दूसरा होता है बफर एरिया। बफर एरिया जो है सस्टेनेबल यूज जोन है, ये रेगुलेटेड होता है इको डेवलपमेंट सेक्टर से, और लिमिटेड टूरिज्म यहाँ पर अलाउड रहता है। डिक्लेयरिंग अथॉरिटी कौन है भाई, NTCA, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण जो प्राधिकरण है। ये जो है भाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत जो है इसको एक स्टैच्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया है। तो यही बाघ अभ्यारण्य को अनुमोदित करती है और अधिसूचित करता है। वर्तमान में भारत में कितने टोटल टाइगर रिजर्व हैं, तो 58 टाइगर रिजर्व भारत में अभी एट प्रेजेंट है, ये ध्यान हमें रखना है। NTCA के बारे में जान लेते हैं भाई। NTCA एक स्टैच्यूटरी बॉडी के रूप में डेवलप हुआ था 2005 में, और टाइगर टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन पर इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम लोग देखें, इसमें आगे अगर देखा जाए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारा बन रहा है कि बिहार के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को हाल ही में बाघ अभ्यारण्य घोषित करने की स्वीकृति मिली है। बिहार सरकार के द्वारा दे दिया गया है। अब NTCA का जो है बारी है, NTCA इस पर क्या काम करती है वो देखना अब लाजमी रहेगा। तो राइट आंसर ऐसे हमारा ये रहेगा, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य विल बी द राइट आंसर, यानी बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको आप लेकर के चलिएगा। अब साथियों हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि बोट राइड फैसिलिटी ओपन एट बिहार खड़गपुर लेक। बिहार के खड़गपुर झील में जो है नौका विहार सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब देखो क्वेश्चन आपको ध्यान में क्या रखना है कि सुविधा का जो है भाई शुभारंभ करवाया किसने है, तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने। कभी कभी क्वेश्चंस एग्जाम में इस तरह से भी पूछे जाते हैं। दूसरा बात आता है कि भाई खड़गपुर झील है कहाँ पर, तो खड़गपुर झील जो है मुंगेर में है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो खड़गपुर झील मुंगेर में है, जहाँ पर एक नई नौका विहार सुविधा का अनावरण किया गया है, किनके द्वारा, तो उप मुख्यमंत्री जो हमारे हैं सम्राट चौधरी जी, उनके द्वारा। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें डिटेल में और देखते हैं भाई इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि खड़गपुर झील का जो कुछ एरिया है उसको एक पर्यटन स्थल के रूप में, यानी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, टूरिस्ट प्लेस के रूप में जो है उसको डेवलप करना है। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की उम्मीद मानी जा रही है। साथ ही साथ ये टूरिज्म लिंक लाइवलीहुड को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, जिसमें ट्रांसपोर्ट है, हॉस्पिटलिटी है, सर्विसेज हैं। साथ ही साथ वहाँ पर रेहड़ी पट्टी वालों के ये भी लग सकते हैं, ठेले भी लग सकते हैं, पानी पूरी वालों का स्टॉल लग सकता है, चाउमीन मैगी वालों का स्टॉल लग सकता है। तो ऐसी भी चीज़ें जो है यहाँ पर इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। अब थोड़ा सा खड़गपुर झील के बारे में जान लेते हैं। लोकेशन कहाँ है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बिहार। वन ऑफ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन बिहार है भाई, और नोन फॉर इट्स सीनिक एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल वैल्यू के लिए जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अब भाई बात करते हैं मुंगेर फेमस भी क्यों है। मुंगेर फेमस है कई सारे जो है हॉट स्प्रिंग्स के लिए, जैसे यहाँ पर भीम बांध है, यहाँ पर ऋषि कुंड है, यहाँ पर लक्ष्मण कुंड है, यहाँ पर रामेश्वर कुंड है, यहाँ पर सीता कुंड है, बड़ारी कुंड है, पंचतर कुंड है। ये सारे जो है ये कहाँ पर है भाई, मुंगेर में स्थित हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है कि बिहार सरकार ने हाल ही में किन किन स्थानों पर नौका विहार की नई सुविधाएं शुरू की हैं। तो भाई ऑब्वियस सा बात है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें।
राइट आंसर ऐसे हमारे पास है खड़गपुर झील मुंगेर। और सबसे बड़ी बात है कि किसके द्वारा कराया गया है, तो सम्राट चौधरी जी के द्वारा। ये नाम आप जरूर याद रखिएगा कि जो हमारे सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम है, उन्हीं के द्वारा इसको स्टार्ट कराया गया है। ठीक है, अब भाई आगे आते हैं हम लोग। राम जानकी कॉरिडोर जो अयोध्या से जनकपुर तक आने वाला है, वो जो है बनाया जाएगा, यानी राम जानकी कॉरिडोर टू ट्रांसफॉर्म ईस्ट चंपारण। इससे ईस्ट चंपारण को क्या किया जाएगा, ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। 127 किलोमीटर रूट कनेक्टिंग अयोध्या एंड जनकपुर टू पास थ्रू 40 विलेज। ये 127 किलोमीटर का रूट है जिसको अयोध्या से लेकर के जनकपुर तक कनेक्ट किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो बिहार से होकर गुजरने वाला 127 किलोमीटर लंबा राम जानकी कॉरिडोर पूर्वी चंपारण को एक प्रमुख धार्मिक, पर्यटन और पारगमन केंद्र में बदलने के लिए रेडी है। अब देखो भाई, राम जानकी कॉरिडोर के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है, 240 किलोमीटर की है। ये अयोध्या से लेकर के सीतामढ़ी से लेकर नेपाल बॉर्डर तक जाएगा। बिहार में स्ट्रेच कितना है भाई, 127 किलोमीटर। इसमें स्टेट कौन कौन शामिल है, तो यूपी है और बिहार शामिल है, और ये नेपाल तक भी जाके कनेक्ट होगा। बिहार के डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से इसमें शामिल हो रहे हैं, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, शिवहर और सीतामढ़ी, ये 4 जिले इसमें शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर क्या है भाई, तो यहाँ पर सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि बड़ा महत्वपूर्ण ये बात है भाई कि यहाँ पर प्लान्ड रोड जो है 4 लेन हाईवे बनाया जा रहा है, और 2026 में इसका निर्माण जो है स्टार्ट हो जाएगा। कब स्टार्ट हो जाएगा, 2026 में। रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या होगा भाई, ये जोड़ किसको रहा है, तो ये जोड़ रहा है अयोध्या को, जोड़ रहा है जनकपुर से, यानी अयोध्या और जनकपुर को जोड़ रहा है। अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थान और जनकपुर माता सीता का जो है बर्थ प्लेस माना जाता है। इसमें धार्मिक स्थल बीच में कौन कौन पड़ेंगे भाई, केसरिया पड़ेगा, जहां पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है रामायण मंदिर बनाया जा रहा है, और दूसरा क्या है, विराट रामायण मंदिर। इससे क्या है भाई, रामायण सर्किट और भारत नेपाल का जो सांस्कृतिक संबंध है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि रामायण सर्किट को इससे गति मिलेगी, और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा भाई, तो भारत नेपाल के सांस्कृतिक संबंध इससे मजबूत होंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है हमारे पास। अब थोड़ा सा हम लोग अगर आगे हम लोग देखें भाई कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन, राम जानकी कॉरिडोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राम जानकी कॉरिडोर का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 240 किलोमीटर है, जो अयोध्या को सीतामढ़ी होते हुए नेपाल सीमा से जोड़ती है। तो क्या ये स्टेटमेंट दूसरा सही है, जी हाँ, दूसरा सही है हमारे पास, यानी पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर राइट। देन राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी डी हमारे पास इसका सही उत्तर होगा। अब भाई हम लोग बात करते हैं, बिहार एमर्ज एज टॉप डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन टूरिस्ट। बिहार विदेशी पर्यटकों के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है 2024 में। बिहार में 2024 में 7.37 लाख विदेशी पर्यटक आए, जिससे गोवा को पीछे छोड़ते हुए विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में भारत का शीर्ष राज्य बन गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है बिहार के लिए। किसको भाई, तो गोवा को इसने पीछे छोड़ दिया और शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है भारतीय राज्यों में विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में। अब जानते हैं भाई, एक रिकॉर्ड विदेशी पर्यटक आगमन रहा है 7.37 लाख। डेटा याद रखिएगा, बीपीएससी के एग्जाम में जब कोई बहुत बड़ा डेटा होता है या कोई पहली बार कोई इतना इंपॉर्टेंट इवेंट होता है तो उसको लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत में सबसे अधिक जो है विदेशी पर्यटक यहीं आए हैं। ये भारत पर्यटन सांख्यिकी यानी इंडिया टूरिज्म जो है स्टैटिस्टिक्स का डेटा है। ग्रोथ कितना हुआ है भाई, 2023 की तुलना में 1.9 लाख लोग ज़्यादा आए हैं, और कोविड-19 के बाद मजबूत रिकवरी का ये संकेत है। 2011-19 तक अगर बात करते हैं, कोविड पूर्व कंडीशन में हर साल लगभग 7 से 11 लाख लोग आते थे। ठीक है, तो कोविड पूर्व कंडीशन को जो है अब हम लोग गेन करने की बात करने जा रहे हैं। इसमें प्रमुख कारक क्या है भाई, कहाँ कहाँ लोग आ रहे हैं, तो बोध गया और बुद्धिस्ट सर्किट में कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, जो श्रीलंका है, थाईलैंड है, जापान है, म्यांमार है, वियतनाम है, यहाँ से। इम्प्रूव कनेक्टिविटी, बेटर एयर लिंक्स। अब सबसे बड़ी बात है, गया और पटना का जो बेटर एयर लिंक्स मिल गया है, इससे ज़्यादा कनेक्टिविटी और बढ़ रही है। अदर मेजर अट्रैक्शंस, जहाँ पर लोग आ रहे हैं, विदेशी पर्यटक आ रहे हैं,
राजगीर, नालंदा, वैशाली, पावापुरी जो है भाई, ये सारे जगह पर अब जो है आ रहे हैं लोग। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है? बूस्ट टू हॉस्पिटलिटी, ट्रैवल एंड लोकल एम्प्लॉयमेंट, जैसे होटल्स वगैरह को इससे मिलेगा बेनिफिट्स, ट्रैवल को मिलेगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहे हैं उनको बेनिफिट होगा। स्कोप फॉर फर्दर ग्रोथ वाया ग्लोबल प्रमोशन ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट, क्रूज टूरिज्म एंड हेरिटेज वॉक्स, बौद्ध सर्किट, क्रूज पर्यटन और विरासत भ्रमण के वैश्विक प्रचार के माध्यम से और अधिक विकास की संभावना इसमें व्यक्त की गई है। 2024 में किस राज्य में 7.37 लाख विदेशी पर्यटक आए, जिससे वह गोवा को पीछे छोड़कर भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में शीर्ष राज्य बन गया? तो ये राइट आंसर कौन हो जाएगा भाई? हमारा बिहार। आइए ना हमारे बिहार में, है ना। इस बार बिहार ने, मतलब ये जो स्टेटमेंट हमारा है, ये जो कोट है हमारा बिहार का, ये बड़ा काम कर रहा है इस सीरीज के साथ खास तौर पर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पीएम यूनिटी यानी एकता मॉल इन बिहार। हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में ध्यान रखिएगा, अपने पहले पीएम यूनिटी मॉल के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। कहाँ पर खोला जाएगा पीएम यूनिटी मॉल? तो पटना में खोला जाएगा। बात करते हैं पीएम यूनिटी मॉल क्या है, ठीक है, किस तरह से यहाँ पर चीज़ें चलेंगी उसके बारे में बात करते हैं। अप्रैल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका फाउंडेशन रखा था भाई, ये लाइन ध्यान में रखिएगा। लोकेशन कहाँ था? नियर पानी टंकी मोड़, बोरिंग रोड अलोंग अटल पथ, पटना। पानी टंकी मोड़ के पास, बोरिंग रोड, अटल पथ के किनारे। कार्यान्वयन एजेंसी कौन है भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी बिहार। 155.77 करोड़ रुपए इसके लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट किए गए थे और 18 महीनों के भीतर इसके पूरा होने की उम्मीद व्यक्त की गई थी। अब देखो भाई, अबाउट हम लोग जानते हैं पीएम यूनिटी एकता मॉल के बारे में। तो इसमें यूनियन बजट 2023-24 में इसके बारे में बातें की गई थी। ऑब्जेक्टिव क्या था? क्रिएट अ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर इंडिजिनस प्रोडक्ट्स, जो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए एक नेशनल प्लेटफॉर्म रहे। प्रमोट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आइटम्स, जीआई टैग्ड गुड्स एंड ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट्स। जैसे हमारे पास जो है भाई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो कहानी है, ठीक है, जीआई टैग्ड गुड्स हमारे पास है और ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट्स हैं, उन सारे की प्रदर्शनी जो है इस मॉल में लगाई जाएगी। कवरेज वन यूनिटी मॉल इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। 2023-24 के बजट में कहा गया था कि वन यूनिटी मॉल जो होगा हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो बिहार का पहला यूनिटी मॉल जो है एकता मॉल जो है वह बिहार के पटना में बोरिंग रोड में खोला जा रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमारे पास। फंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन क्या है भाई? तो राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता के भाग 6 के अंतर्गत इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। नोडल मिनिस्ट्री कौन है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। सेंट्रल एलोकेट कितना कर रहा है? 5,000 करोड़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर। और राज्य को क्या है भाई? राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आप निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करिए भाई? लैंड एक्विजिशन प्रोवाइड करिए और एक्विजिशन का जो एक्सपेंसेस है उसको स्टेट को बियर करना है। मतलब ज़मीन जो है वह राज्य सरकार को मुहैया करानी है, बाकी जो फंड है वो केंद्र सरकार इसमें दे रही है, प्रोवाइड कर रही है। बिहार का पहला पीएम यूनिटी मॉल किस शहर में बनेगा? तो राइट आंसर इज पटना, है ना, पटना में यह बनाया जा रहा है। अब हम लोग नेशनल इंटरनेशनल न्यूज की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। 2025 में भारत के आर्थिक प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया है। कहा गया है क्या कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वर्ष 2025 काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। सरकार ने कई नीतिगत बदलाव लागू किए हैं जो कि अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक हैं, फिर भी ये नाकाफी हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखो भाई, बजट 2025 में जो इनकम टैक्स का रेट था और स्लैब था उसमें जो है उसका सरलीकरण किया गया, उसको ईज किया गया, जिससे कर बोझ कम हुआ है और डिस्पोजल जो है आय वो इनकम बढ़ी है। जीडीपी ग्रोथ, इंडियाज रियल जीडीपी ग्रीव जो है 8.2% इन Q2 फाइनेंशियल ईयर 25-26 का जो है Q2 में जो है 8.2% रहा है, हायर देन 7.8% इन Q1 एंड 7.4% इन Q4 फाइनेंशियल ईयर 24-25 का। बेरोजगारी की दर की बात करते हैं तो नवंबर 25 में बेरोजगारी दर घटकर 4.7% हो गई, जो अक्टूबर 2025 में जो 5.2% था उससे कम है और अप्रैल 25 के बाद सबसे निचले लेवल पर है। जीएसटी रिफॉर्म की बात करते हैं तो जीएसटी काउंसिल ने 12% और 28% स्लैब को समाप्त कर दिया
और 5% और 18% स्लैब में उसको ट्रांसफ़र कर दिया। 12%, 28% खत्म करके 5% और 18% के जो है स्लैब में कन्वर्ट कर दिया गया। लेबर रिफॉर्म, श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और संरक्षण बढ़ाने हेतु 4 नए लेबर कोड्स को जो है लागू किया गया। कितने लागू लेबर कोड्स लागू किए गए भाई? तो 4 नए लेबर कोड्स आए हैं। ट्रेड एग्रीमेंट में भारत और ब्रिटेन के बीच में जुलाई 2025 में एक आर्थिक और व्यापार समझौता होता है। दूसरा, इंडिया EFTA टेपा, इंडिया EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिकेम इफेक्टिव इन अक्टूबर 25 विथ $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट, इनके बीच हुआ है भाई। इंडिया ओमान सेपा, इंडिया और ओमान के बीच सेपा में जो है हस्ताक्षर हुआ है दिसंबर 2025 में। इंडिया न्यूजीलैंड FTA दिसंबर 2025 में पूर्ण हुआ है। न्यूजीलैंड द्वारा $20 अरब की निवेश की सहमति इंडिया को दी गई है। भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, ये अपने लास्ट फेज पर है, अंतिम चरण में है। तो हम लोग जो ये एक्टिविटी देख रहे हैं, नो डाउट ये एक्टिविटी क्या कर रही है, इंडिया के जो फाइनेंशियल सेक्टर है, इकोनॉमी सेक्टर है, उसको बूस्ट कर रही है भाई। अमेरिका और चैलेंजेस क्या रहे हैं, तो अमेरिकी टैरिफ का चैलेंज है, इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ है, टैरिफ से श्रम प्रधान क्षेत्र को नुकसान हुआ और व्यापार वार्ता प्रभावित हुई है। और विकास का दृष्टिकोण, ग्रोथ आउटलुक जो है, RBI ने ध्यान रखिएगा 2025-26 के लिए 7.3% वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो वर्ष की दूसरी छमाही में सुस्ती दर्शा रहा है, धीमा विकास दर दर्शा रहा है। अब बात किया जाए भारत के 2025 के आर्थिक प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। GST परिषद ने 12% और 28% GST स्लैब को समाप्त कर और मुख्य रूप से वस्तुओं को 5% और 18% श्रेणियों में स्थानांतरित कर दिया। श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी 4 नए श्रम संहिता लागू किए गए। तो आप देखो भाई, देख सकते हो यहाँ पर आराम से आप देख लो, 12%, 28% स्लैब खत्म हुआ, 5%, 18% स्लैब ला दिया गया और 4 नए श्रम संहिता कानून जो है लागू किए गए। आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड म्यूजिक भी आपको सुनने में मिल रहा होगा हैप्पी न्यू ईयर का, क्योंकि रात के 12 लगभग बज रहे हैं और इस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेशन। ठीक है, तो पहला भी हमारे पास सही है और दूसरा भी हमारे पास सही है। पूछा कौन से सही है, तो 1 और 2। तो साथियों थोड़ा सा बैकग्राउंड आप सुन सकते हैं, डिस्टर्बेंस नॉइज आ सकता है, तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं कि न्यू ईयर पर अब मेरे पास कितने लोगों को मना करने का अधिकार है। ठीक है, चलिए कोई नहीं। पाथजेन सॉफ्टवेयर फॉर फास्ट ट्रैकिंग ड्रग डिस्कवरी को तेज करने के लिए पाथजेनी सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पाथजेनी नामक एक नया ओपन सोर्स कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर विकसित किया है। विकसित किसने किया है भाई? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। नया ओपन सोर्स कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर है भाई, जो दवा प्रोटीन के अलग होने की प्रक्रिया का सटीक अनुकरण करके दवा खोज में काफ़ी तेजी लाता है। इसको ध्यान रखना है। तो पाथजेन सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। अब देखो चैलेंजेस जो है हमारे पास, एक है रेयर मॉलिक्यूलर इवेंट्स विथ लॉन्ग टाइम स्केल्स। यहाँ पर क्या होता है, लॉन्ग वेटिंग टाइम होता है बिटवीन ट्रांजिशन। पाथजेन क्या कर रहा है भाई, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन गाइडेड एडेप्टिव सैम्पलिंग है। यहाँ पर अनबायस्ड है और अल्ट्रा फास्ट होता है, यूनिवर्सल है और इटरेटिव है, और एक है रैपिड जनरेशन ऑफ रिएक्टिव जो पाथवेज है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ है ये इसको फास्ट बनाती है, खासतौर पर पाथजेन सॉफ्टवेयर को। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं भाई पाथजेन सॉफ्टवेयर के बारे में। यह एक ओपन सोर्स कंप्यूटर जो है भाई, कंप्यूटर का फ्रेमवर्क है जो कृत्रिम विकृतियों के बिना दुर्लभ आणविक घटनाओं, विशेष रूप से प्रोटीन लक्ष्यों से दवा के अलग होने की प्रक्रिया का अनुकरण करता है। यानी पाथजेन इज एन ओपन सोर्स कंप्यूटेशनल फ्रेमवर्क दैट सिमुलेट्स रेयर मॉलिक्यूलर इवेंट्स, स्पेशली ड्रग अनबाइंडिंग फ्रॉम प्रोटीन टारगेट्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल डिस्टॉर्शंस। इसको डेवलप किसने किया है भाई? साइंटिस्ट जो है एट SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस कलकत्ता के जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब हमारे पास आता है भाई इसका एम क्या है। तो इसका एम है टू कैप्चर फिजिकली एक्यूरेट ड्रग प्रोटीन इंटरैक्शन पाथवेज को जो है ये कैप्चर कर रहा है। ठीक है, यानी भौतिक रूप से सटीक दवा प्रोटीन अंतःक्रिया मार्गों की अभिव्यक्ति करना। दूसरा है भाई टू सिमुलेट रेयर मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन इफिशिएंसी, और थर्ड है टू रिड्यूस कंप्यूटेशनल कॉस्ट एंड टाइम विदाउट इंट्रोड्यूसिंग डिस्टॉर्शंस।
तो ये सारा कुछ इसमें अवेलेबल है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। किस मंत्रालय ने पाथजेनी नामक ओपन सोर्स कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो दवा प्रोटीन के विखंडन का अनुकरण करके दवा खोज प्रक्रिया को गति प्रदान करता है? तो साफ तौर पर भाई इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। अब चलो भाई आगे। साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप, दक्षिण एशियाई बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप, हाल ही में भारत ने पटना में आयोजित दक्षिण एशियाई बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। किसने जीता है भाई? भारत ने जीता है। एक क्वेश्चन तो सबसे बड़ा बात यह भी है कि साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा था? तो पटना में, और भारत ने जो है इसमें गोल्ड मेडल जीता है। ये सबसे बड़ा खास हमारे पास है। अब आता है भाई वेन्यू, BN क्लब पटना बिहार में हो रहा था, 27 से 29 दिसंबर 2025 के बीच हुआ। इंडिया इसमें गोल्ड मेडल जीता है। 4 कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। इन चारों में इंडिया को जो है ये क्या मिला है भाई? गोल्ड मेडल मिला है। क्लियर है। अब बात करते हैं दीपक प्रकाश रंजन की, नेटिव ऑफ परमानंदपुर मधेपुरा के हैं भाई, प्लेड अ की रोल इन इंडियाज गोल्ड मेडल विक्ट्री, इंडिया के गोल्ड मेडल विक्ट्री में इन्होंने की रोल प्ले किया था। ये कैप्टन है बिहार बॉल बैडमिंटन सीनियर टीम के। ठीक है, तो नाम क्या याद रखेंगे? तो भाई प्रकाश रंजन, दीपक प्रकाश रंजन इनका पूरा नाम है। ठीक है। दक्षिण एशियाई बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप 25 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। दक्षिण एशियाई बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप BN क्लब पटना बिहार में आयोजित की गई थी। सही है। भारत ने इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, यह भी सही है। तो राइट आंसर इज 1 और 2 दोनों सी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। देखिए पटाखों की आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही होगी, है ना। चलो भाई, अब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। रिसेंटली एम्बेसडर्स ऑफ द क्वाड नेशन कंसिस्टिंग ऑफ द US, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान हेल्ड अ रेयर पब्लिसाइज्ड मीटिंग इन बीजिंग। तो यानी हाल ही में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान से मिलकर बने क्वाड देशों के राजदूतों ने बीजिंग में एक दुर्लभ सार्वजनिक बैठक की। सबसे बड़ी बात है, क्वाड की मीटिंग हो रही है, क्वाड के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हो रही है, या हम कह सकते हैं कि उनके एम्बेसडर्स की मीटिंग हो रही है। और एम्बेसडर्स की मीटिंग कहाँ हो रही है भाई? बीजिंग में। ये अपने आप में सरप्राइज होने वाली बात है। एक्चुअली क्वाड को लेकर के थोड़ा सा अभी जो चल रहा है गहमा-गहमी का सिलसिला ये है कि क्वाड की जो समिट होना था इस साल 25 का समिट इंडिया में होना था, बट अनफॉर्चुनेटली जो है इंडिया में समिट नहीं हो पाया। तो अब जो है इनके राजदूतों की जो है बैठक हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। बस न्यूज़ याद रखना है कि बीजिंग में हुआ है। अब देखो भाई, इस मीटिंग का सिग्निफिकेंट क्या है? क्वाड की बैठकें आमतौर पर सदस्य देश या तटस्थ स्थानों पर आयोजित की जाती हैं, चीन के भीतर नहीं। लेकिन ये पहली बार है जब क्वाड देशों के एम्बेसडर्स की मीटिंग चीन में आयोजित हो रही है। यह चीन के राजनयिक क्षेत्र में भी क्वाड देशों के बीच विश्वास, एकजुटता और पारदर्शिता का संदेश देता है। क्वाड का मतलब जो 4 कंट्री बने हैं भाई, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और US को मिलकर के जो क्वाड बनाया गया है, पूरा नाम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के नाम से इसको हम लोग जान रहे हैं, है ना। अब देखो भाई, क्वाड टाइमलाइन 2007 में जो है इसकी पहली ऑफिशियल मीट होती है, लेकिन धीरे धीरे जो है क्वाड समझिए कि गति पकड़ना बंद कर देता है। शिंजो एबे, जापान के जो फॉर्मर PM थे शिंजो एबे साहब, उन्हीं की प्रेरणा से क्वाड जो है डेवलप हुआ था। बाद में 2017 से 2024 के बीच में ये फिर से जो है रिवाइवल हुआ है क्वाड। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। इसका पर्पस मैं आपको जनरली बता देता हूँ। इसका पर्पस है इंडो पैसिफिक बेल्ट का जो है सिक्योरिटी को और UN क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी को जो है फॉलो करना। ये बेसिकली जो है इसको लेकर के चलना है। क्वाड देशों के बीच में मालाबार एक्सरसाइज भी होता है। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट याद रखना है हमारे पास। अब जानते हैं भाई, तो औपचारिक स्थापना 2007 में शिंजो एबे के नेतृत्व में हुई थी। सदस्य 4 ही कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। एक इनफॉर्मल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है और अलायंस है मैरीटाइम डेमोक्रेट्स का भाई, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और ये बात किसकी करता है? तो खुला, स्थिर और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन ये कर रहा है। क्वाड देशों के राजदूतों ने हाल ही में कहाँ एक दुर्लभ सार्वजनिक बैठक आयोजित की? टोक्यो, नई दिल्ली, बीजिंग और कैनबरा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा भैया? बीजिंग। ठीक है, सी विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट हमारे पास है कि विश्व मानचित्रण में आज हम लोग बात कर रहे हैं डेनमार्क का। डेनमार्क सट्स इट्स 400 ईयर ओल्ड पोस्टल सर्विस। डेनमार्क ने क्या किया है भाई, तो अपना जो 400 साल पुराना पोस्टल सर्विस है उसको बंद कर दिया। यानी हाल ही में डेनमार्क पत्र वितरण को पूरी तरह से बंद करने वाला पहला देश बन गया है, जिससे 400 साल पुरानी डाक परंपरा का अंत हो गया है। तो पोस्टल जो है ट्रेडिशन को अंत करने वाला, समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना है भाई, डेनमार्क। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डेनमार्क का आप लोकेशन देख सकते हैं भाई, ये रहा डेनमार्क का लोकेशन, यूरोपियन कंट्री है भाई। ये पूरा का पूरा ये जो आप देख रहे हैं ये डेनमार्क के हिस्से में आएगा। ठीक है, नॉर्दर्न सी से राइट साइड, ये ध्यान में रखेंगे आप। अब थोड़ा सा आगे इसका हम लोग देखते हैं भाई। डेनमार्क का कैपिटल क्या है, कोपनहेगन। उत्तरी यूरोप का एक नॉर्डिक कंट्री है और जटलैंड पेनिनसुला का एक पार्ट है। टेरिटोरियल बाउंड्री इसकी किससे लगती है, जर्मनी से दक्षिण में। सराउंडिंग वाटर बॉडीज कौन है भाई, नॉर्थ सी है, यानी उत्तरी सागर है, वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट इसके नज़दीक है, और कैटगेट खाड़ी है, ईस्टर्न कोस्ट पे है। सराउंड इसका आइलैंड कौन है भाई, डेनमार्क जो है लगभग 400 द्वीपों का एक द्वीप समूह है, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। कौन, डेनमार्क। बिगेस्ट आइलैंड है इसका जो है बीइंग जीलैंड है, याद रखिएगा जीलैंड, यहाँ हिंदी वाले में न्यूजीलैंड हो गया है, जीलैंड इसका क्या है भाई, सबसे बड़ा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है भाई, डेनिश है। प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन है। मुद्रा जो है डेनिश क्रोन है, और सबसे लंबी नदी गुडेना है। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने 400 साल पुरानी डाक परंपरा को पूरी तरह से समाप्त करते हुए पत्र वितरण को पूरी तरह से बंद कर दिया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डेनमार्क। सी विल बी द राइट आंसर। अब भाई न्यूज इन शॉर्ट पे आते हैं हम लोग। हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अंतरिम महानिदेशक के रूप में आईपीएस अधिकारी राकेश अग्रवाल की नियुक्ति को मंजूरी दी है। वे पूर्णकालिक महानिदेशक की नियुक्ति होने तक इस पद पर रहेंगे। क्या नाम है भाई, तो ध्यान रखेंगे राकेश अग्रवाल, है ना। अब आपका जो होमवर्क आज का है, इस होमवर्क में है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकेगी। एडिशन, वेरिएशन, रिपील, नीचे दिए कोड का उपयोग करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। और अब हमारे पास जो मुख्य परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न है कि औपनिवेशिक भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने में स्वदेशी आंदोलन की भूमिका पर चर्चा आपको करनी है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और बीपीएससी एईडीओ 2025 की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, अभी डिस्काउंट पे मिल रही है, तो जिनको परचेज करना हो परचेज कर लीजिए। एईडीओ की तिथि भी बढ़ गई है, तो प्रैक्टिस भी आपका बढ़िया हो पाएगा। ठीक है, और अविनाश सर PWPSC टेलीग्राम आईडी से ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर क्लास की PDF वगैरह आपको सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगी। साथियों, साथ ही साथ एक बार जाते जाते अलविदा लेते लेते न्यू ईयर की आप सबों को हार्दिक हार्दिक बधाई। फिर से मैं एक बार आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ आज के दिन, बट फिर भी मेरे पास जो भी संसाधन है, आप शोरगुल सुन ही रहे होंगे, बैकग्राउंड साउंड भी आप सुन रहे होंगे, इसके बावजूद मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड करके आप सभी बच्चों के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे साथ पास बन सकता था, उन सारे इन्फॉर्मेशन को मैं ले आया हूँ कलेक्ट करके। बाकी बात हम लोग जो है कल से स्टार्ट करेंगे, जिस तरह से लाइव हम लोग चल रहे थे उसी तरह से। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय बिहार। एक बार फिर से आप सबों को हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच।